रोजगार से कामयाबी तक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए हम आपके बेहतर मुस्तकबिल को हमवार करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज एक नई पेशकश लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। नाजरीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। आज की इस खास पेशकश में न हम सिर्फ आपको एक नए तालीमी मैदान से रूबरू कराएंगे बल्कि एक कामयाब शख्सियत से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे ताकि उनके नक्शे कदम पर चलकर आप भी कामयाबी की एक नई इबारत लिख सकें। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको बताते हैं कि आज हम किस फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड के बारे में, यानी कि लॉजिस्टिक्स के बारे में, जिसमें आज करियर ऑप्शंस बहुत सारे खुल रहे हैं। दोस्तों, देश की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस सेक्टर में पिछले कुछ सालों में काफ़ी तरक्की हुई है और भारी इन्वेस्टमेंट भी हुई है, जिसके मद्देनज़र यहाँ लोगों की डिमांड बढ़ी है, यानी कि जॉब्स के ऑप्शन खुले हैं। सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों में कुछ ऐसी पोजीशंस भी खुली हैं जिनकी दरकार आज के नौजवान को है। तो क्या है ये फील्ड और कौन सा कोर्स करके आप इस फील्ड में जा सकते हैं, इन तमाम बातों पर हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले लैंड ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड है क्या, वो हमारे पहले सेगमेंट लैंड ट्रांसपोर्टेशन और करियर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देश के लाइफलाइन कहे जाने वाले लैंड ट्रांसपोर्ट शोबे में करियर बनाने के मौक़ों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इस मैदान में काफ़ी तरक्की हुई है। साफ तौर पर यह एक ऐसा मैदान है जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के काम पर मबनी है। आज ट्रांसपोर्ट शोबे में भारी सरमायादारी के सबब बड़े पैमाने पर इस फील्ड में लोगों को नौकरी पर रखा जा रहा है। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों के बढ़ते कारोबार के बाइस लैंड ट्रांसपोर्ट या कहें लॉजिस्टिक में नए नए करियर ऑप्शन सामने आ रहे हैं। लैंड ट्रांसपोर्टेशन या कहें लॉजिस्टिक का मैदान बीते कई सालों में एक वसीतर मैदान बन चुका है। इसमें पैकेजिंग से लेकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक आता है। वेयर हाउस सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अहम हिस्से हैं। आज ई कॉमर्स कारोबार जितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से लैंड ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में करियर के मौके भी बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक ये मैदान लगभग 10% की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। लैंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अच्छे डोमेन नॉलेज के साथ साथ मजबूत कम्युनिकेशन स्किल वाले नौजवानों की तलाश कंपनियों को मुसलसल रहती है। इसीलिए इन स्किल पर काम करें तो आपके पास नौकरियों के भरपूर मौके हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप में इस तरह की काबिलियत और स्किल है तो लैंड ट्रांसपोर्ट का मैदान आपके मुस्तकबिल को एक नई बुलंदी देने का काम कर सकता है। नाजरीन, इस पैकेज के जरिए आपने इस फील्ड के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया होगा, लेकिन और गहराई से जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के द्वारका कैंपस में। यहाँ पर हम इस टॉपिक पर मज़ीद बात भी करेंगे। यहाँ एक कोर्स भी शुरू किया गया है। इसके लिए हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। इस फील्ड पर मजीद बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं DSEU और हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए मिस्टर राशुल जैन, जो कि इस कोर्स को डिजाइन करने वाले एडवाइजरी ग्रुप के अहम सदस्य हैं, या कहें कि इस कोर्स को ये स्ट्रक्चर करने वाले, करिकुलम को डिजाइन करने वाले अहम सदस्य हैं। राशुल जी, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अगर एक नौजवान इस फील्ड को समझना चाहे तो आप क्या कहेंगे? ये फील्ड इंडिया में बहुत पुरानी है। ऐसा नहीं है कि ये फील्ड नहीं है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन को ट्रेडिशनली इंडिया में हम देखते हैं कि रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेट किया जाता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसकी जो ज़रूरतें हैं वो हर इंडस्ट्री के अंदर हैं। चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हम ट्रेडिंग की बात करें, हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात करें, लैंड ट्रांसपोर्टेशन सब इंडस्ट्रीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने कहा, ट्रेडिशनली ये रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेट किया जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे ट्रेड आगे बढ़ रहा है, इस फील्ड में नए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहे हैं।
ये सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन में नहीं रह गया है, यहाँ पर हम रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, हम वेयर हाउसिंग की बात करते हैं, ई कॉमर्स की बात करते हैं। इस तरीके से ये फील्ड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर अब नौजवानों के सामने है। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, लेकिन अगर कोई नौजवान इस फील्ड में आना चाहता है तो आपको क्या लगता है किस तरह की काबिलियत, किस तरह की एलिजिबिलिटी उसके पास होनी चाहिए? जैसे कि मैंने कहा कि इंडस्ट्री का जो तौर तरीका है काम करने का पिछले 10 से 15 साल में काफ़ी चेंज हुआ है। हम पहले बात करते थे डोमेस्टिक मूवमेंट्स की या डोमेस्टिक ट्रेडिंग की। अब जो ट्रेड है वो चेंज हो गया है, वो एक ग्लोबल ट्रेड बन गया है। अभी पहले हम कोई भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट यूज़ करते थे तो हमें पता होता था कि ये एक इंपोर्टेड है, तो एक स्पेशलिटी होती थी। बट अभी हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड रहते हैं। तो इसी तरीके से लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री भी काफ़ी चेंज हुई है, और इंडस्ट्री के चेंज होने के साथ साथ स्किल सेट जो इंडस्ट्री को चाहिए वो भी चेंज हुआ है। पहले एक टिपिकल एक नॉर्मल ग्रेजुएट जो कि एक कॉमर्स ग्रेजुएट्स थे या आर्ट्स ग्रेजुएट थे वो इस फील्ड में काम करते थे, लेकिन अभी बहुत स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत है, जिससे जो कि टेक्निकल भी होता है, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी होता है। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल टिपिकल स्किल सेट से बहुत अलग अब स्किल सेट्स की ज़रूरत है हमारे नौजवानों को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो किन एरियाज़ पर आपने फोकस किया है? क्या वो हुनर होंगे, क्या तरीके होंगे जो आप इस कोर्स में स्टूडेंट्स को सिखाएंगे? देखिए, अब सरकार की तरफ से काफ़ी सारी नई पॉलिसीज़ आ रही हैं जो लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा दे रही हैं, लॉजिस्टिक्स को एज अ इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज कर रही हैं। क्यों ये एक इंडिकेशन है हम सब के लिए कि सरकार लॉजिस्टिक्स को लेके कितना सीरियस है और उनको लॉजिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस भी पता है। अब हम सभी को हम ये देखते हैं क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आप देखते हैं सारी चीज़ें अब डिलीवरी एट डोर है। आप घर पे बैठे हुए हर चीज़ को पाना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो आपका हम फूड डिलीवरी की बात करें या हम किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की बात करें, हमें घर पे चाहिए। और मैं इस बात को बहुत सिग्निफिकेंटली बोलना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है, ये टोटली लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि खाना तो पहले भी रेस्टोरेंट सर्व कर रहा था, लेकिन चेंज जो हुआ वो डिलीवरी मोड चेंज हुआ। पहले आपको रेस्टोरेंट में जाकर वो खाना खाना पड़ता था, अभी वो आपको घर पे मिल रहा है। तो लॉजिस्टिक्स का जो स्कोप है वो बहुत बढ़ गया है। तो उसी तरीके से जो स्किल्स हैं वो भी काफ़ी चेंज हुए हैं। पहले इस तरीके के स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की बहुत अहमियत हो गई है लॉजिस्टिक्स के अंदर। बहुत स्पेशलाइज्ड स्किल्स जो कि पार्सल इंडस्ट्री में हम देखते हैं या लैंड ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं। अब टेक स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो हमारा लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग का जो ओवरऑल इकोसिस्टम है वो बहुत चेंज हो गया है। तो अकॉर्डिंगली स्किल सेट्स भी उसी तरीके से मॉडिफाई हो गए हैं। अच्छा, वक्त बदल रहा है, यकीनन ये कोर्स बहुत शानदार रहेगा और DSU ने ये नया कोर्स शुरू किया है। रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद लैंड, रेलवेज़ या फिर टर्मिनल मैनेजमेंट में रोज़गार के मौके हैं। लेकिन वक्त के साथ क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं? वक्त के साथ एक्चुअली क्या है कि अभी जब से नई टैक्स रिजीम इस देश में लागू हुई, तब पहले हम देखते थे कि वेयर हाउसिंग या ट्रांसपोर्टेशन एक स्टेट तक सीमित रहते थे, क्योंकि स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस करते ही टैक्स रिजीम्स चेंज हो जाते थे। तो वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम से डील करना पड़ता था। बट अब जब से GST इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन एक नेशनल एवेन्यू बन गया है। सो अकॉर्डिंगली लॉजिस्टिक्स जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लॉजिस्टिशियंस हैं, उनके लिए भी पूरा इकोसिस्टम चेंज हुआ। किस तरह से कोर्स का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है? कोर्स का स्ट्रक्चर इंडस्ट्री जो भी स्टूडेंट्स हैं उसको एक इंडस्ट्री ओवरव्यू देने के अलावा छोटी छोटी ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाया गया है। जैसे जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जो एक इमीडिएट एम्प्लॉयबिलिटी स्टूडेंट की बढ़ाएगी,
क्योंकि हम ये देखते हैं कि आज जैसे मैंने बताया कि एकेडमिक्स में और इंडस्ट्री में की जो नॉलेज रिक्वायरमेंट्स का गैप है वो बहुत बड़ा है। जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से सीख के निकलता है शायद उसकी ज़रूरत उसको कभी भी नहीं पड़ती, और कुछ समय इंडस्ट्री को भी लग जाता है उस नए फ्रेशर को रिक्रूट करने के बाद उसको ट्रेन करने में। तो इस कोर्स के ज़रिए माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ फ्रेश कैंडिडेट इमीडिएट हो, और वो जो स्किल सेट का गैप है वो इमीडिएटली ख़त्म हो, और स्टूडेंट इमीडिएटली जाते ही डिलीवरी इंडस्ट्री को या अपने एम्प्लॉयर को डिलीवरी दे सके। राशुल जी, अगर कोई नौजवान इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या है? तो DSCU ने ये कोर्स इसी साल लॉन्च किया, और अगस्त में अमूमन एडमिशन्स का प्रोसेस शुरू होता है जो सितंबर तक चलता है। अब कोई भी स्टूडेंट जो 10+2 पास कर चुका है मेरिट बेसिस पे इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में दाखिला ले सकता है। ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन जाकर सभी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स को लेकर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि पर्सनैलिटी ग्रोथ को लेकर आप किन किन एरियाज़ में फोकस कर रहे हैं इस कोर्स में? देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जहाँ तक बात की जाए, बिजनेस कम्युनिकेशंस और ग्रूमिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये आज के ज़माने की बहुत अहम ज़रूरतें हैं। पहले इसको इन स्किल्स को एक लग्जरी के तौर पे देखा जाता था, लेकिन अब एक मॉडर्न टाइम्स में ये सब बहुत बेसिक स्किल्स हो गए हैं जो कि ये कोर्स बहुत स्पेसिफिकली टारगेट करता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस कोर्स के ज़रिए DSCU स्टूडेंट को इन सब स्किल्स पे भी तैयार करे। अच्छा, ये सवाल मुझे लगता है लाजमी है इस वक्त पर। कोरोना ने पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव किए हैं, बहुत कुछ बदल गया है, तो इस फील्ड में, लैंड ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में किस तरह के बदलाव कोरोना के बाद आए हैं? जहाँ तक कोरोना का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरी ऑफ कोरोना टाइम्स इज़ द लैंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, फॉर द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, क्योंकि कोरोना के बाद से डोर डिलीवरीज, टचलेस प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स जो है वो बहुत अहमियत रखता है। सभी लोग ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, सभी लोग लॉजिस्टिक्स जो है मूवमेंट काफ़ी बढ़ गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री बहुत बड़ा बेनिफिशियरी निकल के आया है कोरोना के बाद। तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री के साथ साथ इस कोर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी हैं। आपने भी बताया कि इसी साल से कोर्स शुरू किया गया है, तो नौजवानों में इस कोर्स को लेकर कितनी दिलचस्पी देखी गई? ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि शायद इस जो रिस्पांस मिला इस कोर्स में वो एक्सपेक्टेशन से बहुत बेटर था। पता चलता है कि अवेयरनेस लोगों में बहुत बढ़ गई है, स्टूडेंट्स में इस स्किल को लेके या इस इंडस्ट्री को लेके अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और एक्साइटमेंट भी है। अबव एक्सपेक्टेशंस मैं कहूँगा कि हमें रिस्पांस मिला। सबसे अहम सवाल जो नौजवानों के दिमाग में शायद मुझे लगता है सबसे पहले आएगा कि इस कोर्स को करने के बाद क्या जॉब प्रोफाइल होगा, किस तरह से शुरुआत होगी और करियर कहाँ तक ग्रोथ कर सकता है? मैं इस सवाल का जवाब शुरू करूँगा इस कोर्स के स्ट्रक्चर से, क्योंकि इस कोर्स में एक बहुत अहम बात ये है कि आखिर का जो तीसरा साल है उसमें अप्रेंटिसशिप का स्कोप है। अप्रेंटिसशिप का मतलब ये है कि लास्ट के एक साल में स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से निकल के इंडस्ट्री में जाके ट्रेनिंग मिलेगी। तो उसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट को पता चलेगा, उसको एक ट्रेनिंग मिलेगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्लान मिलेगा जिसमें उनको पता चलेगा कि क्या स्किल्स की ज़रूरत है, जो उन्होंने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो इट विल बी हेल्पफुल, उससे स्टूडेंट को मदद मिलेगी इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि वो जो एक साल का एक्सपीरियंस स्टूडेंट को मिलेगा वो अमूमन किसी भी और कोर्स में नहीं मिलता।
हाँ, फील्ड में इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है। एब्सोल्युटली। सो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, इंडस्ट्री नॉलेज, ऑन द वर्क, ऑन द जॉब नॉलेज इस प्रोग्राम के ज़रिए स्टूडेंट को जो मिलेगी, उससे एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके बाद जब एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि गवर्नमेंट अब लॉजिस्टिक्स सेक्टर को लेके बहुत पर्टिकुलर है। लॉजिस्टिक्स सेल बना दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। अपार्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड शिपिंग। सो गवर्नमेंट के अलावा अब प्राइवेटाइजेशन बहुत बढ़ गया है। हम देखते हैं कि रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत एडवांस हो गया है, डेवलप हो रहा है इंडिया में। पहले जो फ्रेगमेंटेड अनडेवलप्ड सेक्टर था, अब वो डेवलप्ड सेक्टर हो गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया है। तो अगर हम बात करें फ्लीट मैनेजर्स की या वेयर हाउस मैनेजर्स की, तो इस कोर्स के बाद स्टूडेंट्स डायरेक्टली इन रोल्स में अपने आप को पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री को भी स्टूडेंट्स इस तरीके के स्किल सेट्स की ज़रूरत है, और अब इस कोर्स के बाद शायद स्टूडेंट्स को भी बहुत आसानी से रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ग्रोथ कहाँ तक देखते हैं आप इसमें? मतलब अगर एक स्टूडेंट जॉब पे लगता है शुरुआत में ही, उसके बाद 50-60 साल का जब होगा, जब वो रिटायर होगा, तब कहाँ तक वो पहुँच पाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ग्राउंड नॉलेज, एक वर्किंग नॉलेज से करियर की शुरुआत हो तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। आगे चल के स्टूडेंट्स अपने आप को मैनेजरियल, सीनियर मैनेजरियल रोल के लिए भी देख सकते हैं। स्किल की बात करें तो आजकल हुनरमंद बनाने को तरजीह दी जा रही है। इस फील्ड में स्किल सेट कितना मैटर करता है और इस कोर्स में उसका कितना ख्याल रखा गया है? पहले जैसे मैंने बताया कि पहले स्किल सेट्स को की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब जब लॉजिस्टिक्स में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बढ़ गया है, क्योंकि पहले अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ ये सेक्टर जा रहा है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत अहमियत है। टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो फील्ड है, ग्राउंड फोर्स है किसी भी कंपनी की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये स्किल सेट्स होना इमीडिएट एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कोर्स के माध्यम से उन स्किल्स को स्टूडेंट्स को देने की कोशिश है, जिससे कि वो स्किल्स उनको स्टूडेंट्स को भी मदद करें और इंडस्ट्री के लिए भी ये एक वरदान साबित हो। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई नौजवान इस कोर्स को करना चाहता है, ख्वाहिशमंद है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इंडिया में इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं, और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है। शायद इसीलिए रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, और DSU इस कोर्स को लेके बहुत पर्टिकुलर भी है। तो अपॉर्चुनिटीज़ का जहाँ तक सवाल आता है, जैसे मैंने बताया कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, कोरोना के बाद लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री बहुत ग्रो करी है, टैक्स स्ट्रक्चर कंट्री का बहुत बेटर हो गया है पहले से, तो अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटीज़ में कोई कमी नहीं आने वाली है। प्राइवेटाइजेशन इस अपॉर्चुनिटी, इस इंडस्ट्री को फ्यूल करेगा, और अगेन आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट करियर डिसीजंस ऑफ द स्टूडेंट्स नाउ। राशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। राशुल जी ने इस फील्ड के बारे में बहुत बारीकी से बात की, इस कोर्स के बारे में बताया, और तफसील से इस फील्ड के बारे में कई टॉपिक्स पर खुलकर बात की। लैंड ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड को समझने के बाद अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि काफ़ी अहम सेगमेंट है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं कि इस वक्त आप कहां-कहां एडमिशन्स ले सकते हैं और कहां-कहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये तो हुई आपके मुस्तकबिल की बात। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कामयाब हिंदुस्तान। और इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक कामयाब शख्सियत से। और आज की हमारी कामयाब शख्सियत हैं नीति आयोग के सदस्य पद्म विभूषण डॉक्टर वी.के. सारस्वत। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का रहा डॉक्टर वी.के. सारस्वत का कामयाब सफर। दुनिया के दिफाई नक्शे पर मुल्क को एक बड़ी पहचान दिलाने वाले साइंसदानों का जिक्र किया जाए तो एक अहम नाम डॉक्टर वी.के. सारस्वत का मंजर आम पर आता है। फिलवक्त नीति आयोग तरक्कियाती पॉलिसियों को अमली जामा पहनाने में मुस्तकिल रुकन के तौर पर डॉक्टर वी.के. सारस्वत के तजुर्बे का इस्तेमाल कर रहा है। 25 मई 1949 को ग्वालियर में पैदा होने वाले डॉक्टर वी.के. सारस्वत ने इंजीनियरिंग की डिग्री ग्वालियर से ही हासिल की। अपने तालीमी सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेंगलोर का रुख किया और IISc बेंगलोर से मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की। उन्होंने साल 1972 में हैदराबाद में DRDO ज्वाइन किया। बादअज़ा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी में तहकीक को मुकम्मल करते हुए उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। एक साइंसदान से वजीर दिफा के सलाहकार तक, DRDO के डायरेक्टर से DG तक और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी तक के अपने मकबूल सफर हयात के दौरान डॉक्टर वी.के. सारस्वत ने पृथ्वी, धनुष, प्रहार और अग्नि 5 जैसी मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा कराकर दिफाई शोबे में मुल्क को खुद मुख्तार बनाने में एक नुमाया रोल अदा किया है। यूँ तो इनके एजाज़ात की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन डॉक्टर वी.के. सारस्वत की कौमी खिदमात को उस वक्त एक नई शिनाख्त मिली जब 1998 में उन्हें पद्मश्री, 2011 में आर्यभट्ट और साल 2013 में उन्हें पद्म भूषण एजाज से नवाजा गया। डॉक्टर वी.के. सारस्वत की लाफानी खिदमात का एतराफ करते हुए 25 से जायद यूनिवर्सिटीज उनको ऑनरेरी डिग्री से नवाज चुकी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बतौर चांसलर उनकी रहनुमाई हासिल कर रही है। पद्म भूषण डॉक्टर वी.के. सारस्वत कई नामवर साइंसी इकाइयों के रुकन और फेलो भी हैं। जहां वो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के रुकन है, तो वहीं इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के फेलो और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदर के तौर पर अहम साइंसी सरगर्मियों से वाबस्ता हैं। पद्म भूषण डॉक्टर वी.के. सारस्वत की हम जेहद शख्सियत एक पॉलिसी मेकर, इनोवेटर, टेक्नोलॉजिस्ट और माहिर तालीम का एक नायाब मजमुआ है। पद्म भूषण डॉक्टर वी.के. सारस्वत ने अपने अब तक के सफर में जो कामयाबी हासिल की है, उस पर न सिर्फ उन्हें बल्कि हर हिंदुस्तानी को नाज है। उनकी हम जेहद शख्सियत की अक्कासी करने के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। उम्मीद है कि आज के एपिसोड आपको काफी पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई फील्ड और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।